हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं पीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए क्वेश्चन डेली क्यूज में। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मंगल ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वो यहाँ है, यह हमारे सौरमंडल में बुध के बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। पर इसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं जिन्हें फाइबोस और डेमोस के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह पर ओलंपस मॉन्स हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो क्वेश्चन तो कहेगा विचार कीजिए और सही नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखना जरूरी है। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है ना सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसका व्याख्या देख सकते हैं आप। तो व्याख्या है कि मंगल क्रम में सूर्य से चौथे स्थान का ग्रह है। इसका नाम रोम के युद्ध देवता के आधार पर रखा गया है। इसके विशिष्ट लाल रंग के कारण इसे प्राय लाल ग्रह भी कहा जाता है। करे मंगल बुध के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। तो दूसरा सबसे छोटा ग्रह है और स्थान दूरी के अनुसार यदि वो देखा जाए तो चौथे स्थान पे है। ठीक है, सूर्य से। और चलिए तो आगे है कि इसका व्यास लगभग 6,791 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। इसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं जिन्हें फोबोस और डीमोस के नाम से जाना जाता है। दो कथन तो मिल गए, इसलिए कथन 1 और 2 सही है। कह यह अत्यधिक ठंडा ग्रह है। सूर्य से इसकी अत्यधिक दूरी होने के कारण भूमध्य के क्षेत्रों में इसका तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और ध्रुवीय क्षेत्रों का तापमान -140 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। थोड़ा सा और है डिस्क्रिप्शन में कि ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर स्थित जो हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है। अतः कथन 3 सही है। कर मंगल ग्रह का एक दिन जो 24 घंटे और 37 मिनट का होता है, जो पृथ्वी के दिन से थोड़ा अधिक लंबा होता है, लेकिन सूर्य के चारों ओर विस्तारित कक्षा के कारण मंगल ग्रह एक वर्ष की अवधि जो होता है 687 दिन पृथ्वी से लगभग दोगुना हो जाता है। कर मंगल की घूर्णन धुरी सूर्य के चारों ओर उसकी कक्षा के तल के संबंध में 25 डिग्री तक झुकी हुई है। ठीक है, यह पृथ्वी के समान है, जिसका अक्षीय झुकाव कितना है, 23.4 डिग्री है। ठीक है, तो लगभग आसपास है। कर मंगल ग्रह पर अलग अलग मौसम अनुभव किए गए हैं, लेकिन वे पृथ्वी के मौसम की तुलना में अधिक लंबे समय तक बने रहते हैं, क्योंकि दिनों की संख्या वर्ष का अधिक होता है। तो मौसम का जो टाइम पीरियड है वो भी लंबा होता है। तो आइए देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रावैधिकी सलाह पर सहायक निकाय SBSTTA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर यह जैव विविधता कन्वेंशन के तहत एक वैज्ञानिक सलाहकार निकाय है। इसका उद्देश्य पार्टियों के सम्मेलन और इसके अन्य सहायक निकायों को कन्वेंशन के क्रियान्वयन के संबंध में समय पर सलाह करना है। तो उपयुक्त में कितने कथन सही है, यहाँ देखना जरूरी है, तभी आगे निर्णय लेना होगा। तो ये दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। कर वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रावैधिकी सलाह पर सहायक निकाय SBSTTA जैव विविधता पर कन्वेंशन का अनुच्छेद 25 बिना किसी निश्चित अवधि वाली एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक सलाहकार निकाय की स्थापना करता है, जिसे वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रावैधिकी सलाह पर सहायक निकाय के रूप में जाना जाता है। तो कथन एक सही है। इसका उद्देश्य पार्टियों के सम्मेलन और इसके अन्य सहायक निकायों को कन्वेंशन के क्रियान्वयन के संबंध में समय पर सलाह प्रदान करना है। अतः कथन 2 सही है। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस बोल सकते हैं, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन शुरू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF अधिनियम 1949 के तहत किया गया था और तिब्बत चीन के साथ अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए भारत के प्राथमिक सीमा गश्ती संगठन के रूप में कार्य करता है। यह भारत का एक विशेष पर्वतीय बल है, जिसे वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। तो यहाँ भी क्या है, दोनों कथन सही है। चलिए देख लेते हैं इसका कुछ व्याख्या। तो व्याख्या ऐसा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP एक समर्पित बल है, जो तिब्बत यानी चीन के साथ लगने वाली भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ITBP का गठन शुरू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 के तहत किया गया था। हालांकि वर्ष 1992 में संसद ने ITBP अधिनियम लागू किया और 1994 में नियम बनाया। अतः कथन एक सही है। ITBP भारत के एक विशेष पर्वतीय बल है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद की गई थी। शुरुआत में इस बल की तैनाती भारत चीन सीमा पर की गई थी। अतः कथन 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं।
करा भारत में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा धूल निरोधक सल्फर लवण से बने होते हैं जिन्हें जल में मिलाया जाता है और फिर सड़कों पर छिड़का जाता है। तो धूल निरोधक सल्फर से नहीं, कैल्शियम और मैग्नीशियम से शायद बना होना चाहिए, ठीक है, सल्फर से लेकिन नहीं है। कह रहा है विंड ऑगमेंटेशन एंड एयर प्यूरिफाइंग यूनिट तकनीकी का उद्देश्य आयनीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रदूषकों को बेअसर करना है। नहीं, यहाँ पे पवन उत्पादन को कोई मेथड से क्या है, प्रदूषक को रोका जाता है। कह रहा स्मोक टावर वायु शोधक है जो एक बड़ी शहरी इलाके में कण पदार्थ और प्रदूषकों को कम करने के लक्ष्य रखते हैं। तो यहाँ तीसरा तो सही है, बट ये कर दो तो सही नहीं है। तो उपयुक्त में कितने कथन सही, केवल दो, ऑप्शन बी सही होना चाहिए। ये देखते हैं इसका। अरे रुक जाइए, क्या करना था, हमने क्या किया देखने दीजिए। उपयुक्त में से कितनी कथन सही है। अच्छा, तो केवल एक ही सही है, ठीक है ना, काहे कि पहला और दूसरा गलती हुआ। पहला की गलती कर दिए थे, इसमें भी गलती की है, तो कितने कथन सही है, तो केवल एक सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, धूल निरोधक सामान्यतः कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण से बने होते हैं जिन्हें जल में मिलाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण से बने होते हैं और फिर सड़कों पर छिड़का जाता है। यह मिश्रण प्रभावी ढंग से धूल को नियंत्रित करता है जिससे वायु में धूल के कणों से लंबे समय तक राहत मिलती है। तक कथन एक सही नहीं है, वहाँ सल्फर था। कर है पवन संवर्धन और वायु शुद्धिकरण इकाई, तो ये टॉपिक हो गया। कर वायु प्रदूषण से निपटान हेतु इसे औद्योगिक परिसर, आवासीय परिसरों और यातायात सड़क, चौराहे, डिवाइडर के आसपास के स्कूलों में स्थापित किया जा सकता है। यह उपकरण दो सिद्धांतों, वायु प्रदूषकों को कम करने तथा सक्रिय प्रदूषकों को हटाने के लिए पवनोत्पादन पर काम करता है। अतः कथन दो सही नहीं है। तीसरा है कि मध्यम बृहद पैमाने के स्मोक टावर्स, ये टावर्स बड़े शहरी, तो ये आपका डार्क होना चाहिए बट ध्यान नहीं रहा। कर ये टावर्स बड़े शहरी इलाके में पार्टिकुलेट मैटर और प्रदूषकों की कमी को लक्षित करने वाले वायु शोधक है। तक कथन 3 सही है। आइए पाँचवा देखते हैं आज का। बायोमास को फायरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोमास को फायरिंग, ठीक है, यहाँ एक टर्म है बायोमास को फायरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है बायोमास को फायरिंग कोयला तापीय संयंत्रों में ईंधन के खीसे को बायोमास से प्रतिस्थापित करने की प्रथा है। तो ये पहला कथन सही है। कौन सा सही है ये ढूंढना है। कह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत एक योग्य गतिविधि के रूप में बायोमास पैलेट विनिर्माण को मंजूरी दे दी है। तो ये नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नहीं, आरबीआई ने इसको मंजूरी दिया है। तो केवल एक ही सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। तो बायोमास को फायरिंग, अच्छा बायोमास को फायरिंग, ठीक है, ये एक टर्म है। कोयला तापीय संयंत्रों में ईंधन के खीसे को बायोमास से प्रतिस्थापित करने की प्रथा है। बायोमास को फायरिंग का अर्थ है उच्च दक्षता वाले कोयला बॉयलरों में आंशिक विकल्प ईंधन के रूप में बायोमास जोड़ना है। करे कोयला जलाने के लिए डिजाइन किए गए बॉयलरों में कोयले और बायोमास को एक साथ जलाया जाता है। करे इस प्रयोजन के लिए मौजूदा कोयला आधारित विद्युत संयंत्र को आंशिक रूप से पुनर्निर्मित और रेट्रोफिट करना आवश्यक है। आगे और है कि को फायरिंग बायोमास को कुशल और स्वच्छ तरीके से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने एवं विद्युत संयंत्र के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का एक विकल्प है। अतः कथन एक सही है। तो यहाँ MNRI और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बायोमास पैलेट विनिर्माण इकाई को समर्थन देने के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू की है। फिर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत एक योग्य गतिविधि के रूप में बायोमास पैलेट के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिससे ऐसे प्रयासों के लिए वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ावा मिलेगा। अतः कथन दो सही नहीं है। चलिए और है अगला छठा। कर राजनयिक संबंधों पर वियना अभिसमय, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर इस अभिसमय को वर्ष 1961 में राजनयिक संबंधों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा स्वीकृत किया गया था। कर यह वर्ष 1964 में लागू हुआ तथा यह एकमात्र सार्वभौमिक रूप से अनुसमर्थित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। और
फिर है यह विशेष नियम विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा निर्धारित करता है जो राजनयिक मिशनों को स्थानीय कानून के प्रवर्तन के माध्यम से जबरदस्ती या उत्पीड़न के भय के बिना कार्य करने में सक्षम बनाता है। तो कितने कथन सही नहीं, तो ये दूसरा ये जो है नहीं सही है, पहला और तीसरा सही है। करिए वर्ष 1964 में लागू हुआ एकमात्र सार्वभौमिक रूप से अनुसमर्थित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं, इसमें और भी समर्थन देने वाले थे, पलाव और एक देश और कोई था। आइए डिस्क्रिप्शन में इसको देखते हैं। कई सब इस मई को 14 अप्रैल 1961 को वीना ऑस्ट्रिया में आयोजित राजनयिक संबंधों और प्रतिरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा स्वीकृत किया गया था। कथन एक सही है। कर भारत ने इस सभी समय की पुष्टि कर दी है। कर यह 24 अप्रैल 1964 को लागू हुआ और लगभग सार्वभौमिक रूप से अनुसमर्थित है, लेकिन पलाऊ ठीक है एवं दक्षिण सूडान इसके अपवाद हैं, अतः कथन 2 सही नहीं था। कर यह विशेष नियम विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा निर्धारित करता है जो राजनयिक मिशनों को स्थानीय कानूनों के परिवर्तन के माध्यम से जबरदस्ती या उत्पीड़न के भय के बिना कार्य करने में सक्षम बनाता है। तो कथन 3 भी सही था। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। कर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर है यहाँ छूट गया ना, ICJ की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी तथा वर्ष 1946 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। कर ये राज्यों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार बाध्यकारी निर्णय देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निर्णय देता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं, कानून के अनुसार ही देता है, वहाँ पे बाध्यकारी निर्णय नहीं देता है, तो ये गलत है। कर इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष की पदावधि के लिए चुना जाता है। तो 1 और 3 सही है। कितने सही है, तो केवल 2, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी तथा वर्ष 1946 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। तो कथन एक सही है। कर यह राज्यों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है तथा अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। तो यहाँ पे कथन 2 सही नहीं है। कर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष की पदावधि के लिए चुना जाता है। अतः कथन 3 सही है। कर गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर गर्भ धारण के 20 सप्ताह बाद तक के गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता होगी, ये सही है। यहाँ पे कितने सही है ये ढूंढना है। फिर है गर्भ धारण के 24 सप्ताह बाद तक की गर्भवती महिलाएं जो दिव्यांग या नाबालिग है के लिए गर्भपात कानूनी है, तो ये कथन भी सही है। कर मेडिकल बोर्ड द्वारा निदान की गई महत्वपूर्ण भ्रूण असामान्यताओं के मामलों में गर्भधारण की ऊपरी सीमा लागू नहीं होती है, यहाँ पे ये होगा। तो तीसरा क्या है, गलत है, तो केवल 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। करें गर्भ धारण के 20 सप्ताह के बाद तक के गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की चिकित्सीय सलाह की आवश्यकता होगी, अतः कथन एक सही है। कर भारतीय दंड संहिता की धारा 312 जानबूझकर गर्भपात कराना एक अपराध मानती है। गर्भधारण के 24 सप्ताह बाद तक की गर्भवती महिलाएं जो दिव्यांग या नाबालिग है के लिए गर्भपात कानूनी है, कथन 2 सही है। कर प्रजनन विकल्प भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ग्रांटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। कर मेडिकल बोर्ड द्वारा निदान की गई महत्वपूर्ण भ्रूण असामान्यताओं के मामले में गर्भावस्था की ऊपरी सीमा लागू नहीं होती है, इसलिए कथन तीसरा क्या था, गलत था। चलिए आगे देखते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन समिति के सदस्य नहीं हैं? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं लोकपाल के सदस्यों में अच्छा ठीक है, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन समिति, तो इसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कर रहा है लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी होंगे, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश तथा चयन समिति के पहले 4 सदस्यों की सिफारिश के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात न्यायविद भी शामिल होते हैं, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2। निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष और स्वतंत्र संचालन संविधान के अनुच्छेद 324 में उल्लिखित नियमों द्वारा संरक्षित है। फिर है कथन 2। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया और उन्हीं शर्तों के तहत ही पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, और तथा कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष और स्वतंत्र संचालन संविधान के अनुच्छेद 324 में उल्लिखित नियमों द्वारा संरक्षित है, अतः कथन 1 सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया और उन्हीं शर्तों के तहत ही पद से हटाया जा सकता है। तो कथन 1 सही है, 2 सही है, इसलिए कथन 2 क्या है, कथन की सही व्याख्या करता है। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया। कल मिलते हैं फिर 10 क्वेश्चन के